लास्ट क्लास थे, वो बताएं कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, आज की क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट क्लास में नहीं है या बिल्कुल फ्रेश हैं, पहली क्लास है उनकी? कौन है वो? सर क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। हाँ। ओके, और कौन है जिनकी पहली क्लास है आज? भक्ति। ओके, हेलो सर, मैं भी हूँ। वेरी हेलो सर, गुड। मैं भी हूँ। हेलो। अच्छा, इसमें ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है ना जो सिर्फ बैंकिंग के लिए है? ओनली बैंकिंग? ओनली बैंकिंग वाले नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है ये बेसिकली, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से बता देता हूं, ये जो 4 to 5:30 क्लास है ये बेसिकली आपके जनरल स्टडी क्लास है ना। बैंकिंग के एग्जामिनेशन से इसका दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। हम उतनी ही बात करेंगे जो आपके, चाहे वो पीसीएस लेवल के स्तर तक की बात पूछी जाती हो, एसएससी लेवल तक के स्तर की बात पूछी जाती हो, एमपीएससी यूपीएससी स्तर तक की बात जनरल स्टडी के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछी जाती हो, उसकी क्लास ये है। लास्ट क्लास संभवतः हमने महाजनपद की बात की थी। जो लास्ट क्लास नहीं थे या जिनकी पहली क्लास है उनको एक पॉइंट में एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पे थे। एंशिएंट हिस्ट्री के हमने कम से कम अभी तक 5 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन, देन वैदिक सिविलाइजेशन, देन बौद्ध धर्म, देन जैन धर्म, एंड लास्ट क्लास वी कवर्ड महाजनपद। माइक ऑफ कर लें, जिनका माइक ऑन है उसका माइक ऑफ करें। जब तक मैं बोलूं नहीं या किसी से पूछूं नहीं उस समय तक अपने माइक ऑन करें मत। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। हमने लास्ट क्लास आपके 16 महाजनपदों की बात अभी तक आपके साथ की है। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिनकी नई क्लास है वो जाके YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, या फिर जब हम रोटेशनल पोर्शन में चलेंगे फिर से इस टॉपिक या एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाने की शुरुआत करेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से हम यहां तक पहुंचेंगे। आज संभवतः हम एक बड़े टॉपिक की बात करेंगे। पहले तृप्ति मैम, आवाज आ रही है मेरी? ओके, लगा दिया, ठीक है। आज संभवतः हम उस टॉपिक की बात करेंगे जिसका मुखड़ा हमने लास्ट क्लास में ही आपको दिया था और यह बताया था कि हम बेसिकली पहले डायनेस्टी की ओर हम अग्रसर हैं और पहले वंश का स्थापना आज हम करने जा रहे हैं। यूं तो पहला जो आपका परंपरागत वंश है, यूं तो पहला जो आपका वंश है वो मौर्य वंश से शुरू होता है, बट फिर भी मौर्य वंश के शुरू होने से पहले 3 छोटे छोटे वंश आपके इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं और वो आपको याद करने पड़ेंगे। चाहे जैसे भी याद करें, आपको याद करने हैं। उस 3 में से अलग अलग तोड़ के हम तीनों वंश को देखने की कोशिश करेंगे। क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन से उसके रूलर थे, अगर उस रूलर ने कोई बड़ा अटैक किया है तो वो हम देखेंगे, है ना, या कोई बड़ा उपाधि, कोई बड़ा उसने टाइटल लिया है तो वो हम देखेंगे, कोई बड़ी युद्ध अगर हुई है, हाइडेस्पस जैसी बड़ी युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में, तो वो देखने की हम कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास हम 16 महाजनपदों पे थे। 16 ऐसे छोटे छोटे जनपद थे जो बड़े आकार में होके महाजनपद हुए। फिर इन 16 महाजनपदों में आपसी कंपटीशन हो गया। हर एक महाजनपद अपने आप को सबसे बड़ा करने की होड़ में लग गया और इस कारण से 2 महाजनपदों के बीच में लड़ाई चलता रहा। हर एक महाजनपद दूसरे महाजनपद को लड़ाई कर, उसे परास्त कर, उसे क्या करता था तो मर्ज करके अपना एक बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश करना चाहता था। उस कड़ी में सबसे आगे, और ये आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से जिस महाजनपद ने अपने नाम को पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश किया, उसका नाम था मगध महाजनपद। तो आज से लेके जब तक हम आपके इस एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म ना कर दें तब तक संभवतः आपकी जो हिस्ट्री है वो इसी मगध और इसी पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द घूमेगी। चाहे वो हम आज के 3 बड़े वंशों की बात करें या मौर्य डायनेस्टी की बात करें, ये सारे की सारी डायनेस्टी आपके मगध के अराउंड ही मूव कर रही थी। क्लियर? बात हम कर रहे हैं आपके उस डायनेस्टी की जो डायनेस्टी आपके प्री मौर्य डायनेस्टी के नाम से हम जानते हैं। हम क्यों बोलते हैं प्री मौर्य? तो इस कारण से हम बोलते हैं प्री मौर्य डायनेस्टी क्योंकि मौर्य वंश के आने से पहले की ये डायनेस्टी है। पहले ध्यान से इसके कंसेप्ट को सुने। जब इस कंसेप्ट को मैं बता दूं और फिर लिखने और लिखाने की बात करेंगे तो ही आप अपने पेपर पे पेन डाउन करेंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखने की कतई कोशिश मत करें, अदरवाइज कंसेप्ट कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पहले ध्यान से सुने,
मैं क्या बोलने की कोशिश और क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। 1 मिनट वेट करें। चलिए, तो बात हम कर रहे थे आपके उस डायनेस्टी की जिसका नाम हमने हरण्यक के रूप में दिया है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, हाँ आ रही है। yes. नाम हरण्यक डायनेस्टी। ध्यान से सुने, इस हरण्यक डायनेस्टी में, इस डायनेस्टी को हम एक और नाम से जानते हैं और इसी नाम में उसकी पूरी इतिहास छिपी हुई है। दैट इज कॉल्ड एसिसिनेशन वंश। मतलब हर एक बेटे ने अपने बाप को मारा और गद्दी पे अपना आधिपत्य जमाया। इस कारण से इसे आपके मगध साम्राज्य का, मगध एम्पायर का पहला वंश हम नाम देते हैं हरण्यक डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में बेसिकली आपको जिन राजाओं, जिन रूलर का नाम जानना है, उसमें से एक तो फाउंडर आपके होंगे। उस फाउंडर का नाम था बिंबिसार। फिर से बोलता हूं, बिंबिसार उस रूलर का नाम था। बिंबिसार के बाद उसके बेटे ने गद्दी पे बैठा। उस बेटे का नाम अजात शत्रु था। अजात शत्रु के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा, उसका नाम काला शोक था। और काला शोक के 3 बेटे थे। 3 में से कोई भी किसी काम का नहीं था। अंत में ये जो नंदीवर्धन थे, वो आपके हरण्यक वंश के आखिरी शासक थे। हालांकि नंदीवर्धन से पहले भी उनके 2 भाई, दैट इज कॉल्ड कालाशोक के 3 बेटे थे, जैसा कि मैंने बताया। बट इन 3 में से सिर्फ एक का ही नाम आपको जानना है। 2 का नाम मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। नंदीवर्धन को इस कारण से इंपॉर्टेंट तरीके से हमें जानना है क्योंकि नंदीवर्धन आपके हरण्यक डायनेस्टी का आखिरी शासक था। मैंने पहले ही बताया कि महाजनपदों में आपस में होड़ लगी हुई थी कि हम आगे बढ़ें। तो ये जो मगध महाजनपद है, जिसमें बिंबिसार पहला क्या हुआ, तो फाउंडर हुआ आपके हरण्यक डायनेस्टी का, उसने मैरिज अलायंस कहने का मतलब कोई राजा है, उसके किसी बेटी या फिर उसके बहन से शादी करने के बाद फिर से उस राज को अपने राज में मिला लेना, दैट इज कॉल्ड मैरिज अलायंस। तो इस बिंबिसार ने मैरिज अलायंस के आधार पर 2 महाजनपदों को अपने अधिपत्य किया और कुछ शादियां भी इसने अलग अलग तरीके से की, उसका नाम मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको 4 नाम बताए हैं। इसका इतिहास तो ठीक है, हम जानेंगे इसका इतिहास क्या है, बट उससे कहीं इंपॉर्टेंट है, आपसे वो नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि कालाशोक बिलोंग्स फ्रॉम विच डायनेस्टी। यू मस्ट हैव टू टिक मार्क ऑन हरण्यक डायनेस्टी। तो हरण्यक डायनेस्टी प्री मौर्य की पहली डायनेस्टी। 4 शासक का नाम मैंने अभी आपके साथ बताया है। 2 शासक मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। पहला बिंबिसार, बिंबिसार के बाद उसका बेटा कालाशोक, बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा कालाशोक, और कालाशोक के बाद उसके 3 बेटे। 3 में से एक का नाम मैंने आपके साथ जिक्र किया है, नंदीवर्धन, आखिरी शासक हरण्यक डायनेस्टी का। इन चीजों को 1 बाय 1 करके हम आपके बोर्ड पर लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं। हम आपके लिख लें हरण्यक, HARAYANKA, हरण्यक डायनेस्टी। और यहां पे लिखे भी मगध एम्पायर, मगध एम्पायर, उसमें हरण्यक डायनेस्टी। बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। ओके। 544 BC हमने महात्मा बौद्ध देखा, हमने महात्मा बुद्ध को देखा, हमने जैन को देखा, हमने ये देखा कि उनकी जो बर्थ है वो कब और कहां हुई। उसी तर्ज पे हरण्यक डायनेस्टी आपके एम्पायर में कब आया,
544 BC। इसमें से सबसे पहला जो फाउंडर है उस फाउंडर का नाम आपको जानना है, तो आप लिखें फाउंडर नाम BIMBISAR। ध्यान से लिखें, क्या मैं लिख रहा हूं, बिंबिसार वाज द फाउंडर। बिंबिसार बेसिकली फॉलोअर था, क्योंकि ये जो क्या था, ये जो वंश था वो कंटेम्पररी था। कंटेम्पररी कहने का मतलब समकालीन वंश थे। इस वंश के साथ साथ धर्म भी चल रहे थे। उस धर्म का नाम ऑलरेडी आप जानते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। लेकिन आखिर बौद्ध और जैन में ये किस धर्म को मानने वाला इंसान था, दैट इज कॉल्ड फॉलोअर। तो आप लिखें जैन रिलीजन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर छोटे एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार कौन से धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, तो जैन रिलीजन। जैन रिलीजन। अलायंस, और वहां पे लिखेंगे मैरिज अलायंस। पहला नाम है कौशल देवी। देखिए 4 शादियां बेसिकली इसने की है। पहला नाम मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है कौशल देवी। दूसरा नाम लिखें चेतक। या चेतक को छोड़ दें, चेतक की चूंकि वो चेलना लिखें, चेलना। थर्ड खेमा, और फोर्थ लिखें वैदेही। मैरिज अलायंस लिखें और 4 उनकी पत्नियों का नाम लिखें, वाइफ वैदेही। मैरिज अलायंस 4। पहले ये नाम लिखें, फिर लिखता हूं कि बेसिकली इस 4 में से 2 ऐसे नाम हैं जो किनकी बहन थी वो भी इंपॉर्टेंट थे, या किसकी बेटी थी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैरिज अलायंस में ये 4 वाइफ का नाम लिखें, वाइफ ऑफ बिंबिसार। अलायंस करके अलग महाजनपद को अपने साथ अधिपत्य करना, मिलाना, अपने साम्राज्य का एक्सटेंशन करना, दैट इज कॉल्ड अलायंस। तो लिखें कौशल देवी पहला। सिस्टर ऑफ, ये जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है, सिस्टर ऑफ कौशल किंग। सिस्टर ऑफ कौशल किंग, चलेना। सिस्टर ऑफ कौशल किंग, उसका नाम भी बड़े एग्जामिनेशन में एमपीएससी यूपीएससी में आपसे पूछा जाएगा, प्रसन्नजीत। सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, जो मैंने लिखा वो दिख रहा है ना? हाँ सर। ये जो कौशल देवी थी, वो कौशल देवी आपकी क्या थी, तो ये नाम है जो बिंबिसार की पहली वाइफ थी। वो बहन थी कौशल के किंग, और उस कौशल के किंग का नाम था प्रसन्नजीत। दूसरा जो मैंने चेलेना लिखा है वहां पे लिखें सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग। ये लिच्छवी का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों बार बार मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो बताइए जरा, लिच्छवी क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट क्लास जो प्रेजेंट थे इस क्लास में, महाजनपद वाली क्लास में, वाई लिच्छवी महाजनपद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैशाली, वैशाली क्यों इंपॉर्टेंट है? लिच्छवी कोई याद ही नहीं करता है। महावीर का जन्म हुआ था वहाँ वैशाली में, बिहार में। नहीं, मैंने महाजनपद में लिच्छवी को क्यों इंडिकेट किया था, वो तो जब मैं महावीर जब जैन धर्म पढ़ा रहा था उस समय वैशाली का नाम बताया था। बट मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि मैंने महाजनपद में लिच्छवी को क्यों इंडिकेट किया था, वो पूछ रहा हूं मैं। और मैंने बोला भी था 1 लाख बार अंडरलाइन करो उस फैक्ट को, ये भी बोला था, मुझे याद है लास्ट संडे को मैंने क्या बोला था। लिच्छवी जब आप लिख रहे थे मैंने बोला था 1 लाख बार इसे अंडरलाइन कीजिए इस फैक्ट को। देश का पहला गणतंत्र याद है कुछ, या ये भी अजूबा लग गयो? अरे आवाज जा रही है कि नहीं? हाँ सर। फिर इतनी आवाज धीमी क्यों है? लास्ट क्लास अगर मौजूद थे तो कम से कम मेरे बताने के बाद भी तो, हाँ, किसी को याद है?
हाँ सर, मिनिस्टर होगा। क्या हो गया? महाजनपद में मैंने सिर्फ एक ही ऐसी फैक्ट थी जिसको बोला था, 1 लाख बार अंडरलाइन कीजिए, वो फैक्ट थी देश का पहला रिपब्लिक, देश का पहला गणतंत्र महाजनपद कौन था, तो लिच्छवी था। लेकिन अगर लास्ट क्लास 7 सर दिनों आपने की वज्जी लिखवाए थे, उसको अंडरलाइन करने बोले थे। वज्जी हाँ और लिच्छवी के अंदाज पर अंडरलाइन नहीं किया था। नहीं, ये नहीं करवाए थे। नहीं नहीं, जब लास्ट लाइन, मैं लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा है, लास्ट लाइन। मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि जितना आपने लिखाए थे मैं लिखी, उसमें आपने वज्जी नहीं अंडरलाइन नहीं, ये करवाए थे। लिखवाया था ना कि दीज फर्स्ट आर द रिपब्लिक ऑफ फॉलोइंग, इंडिया। दीज आर द फॉलोइंग रिपब्लिक हाँ महाजनपद, उसमें है, उसमें है ना। रिपब्लिक वज्जी, मल्ला, पंचाल, कंबोज और कुरु। ठीक है, उसमें लिच्छवी नहीं लिखा है। नहीं। अच्छा, तो लिच्छवी उसमें अंडरलाइन हो सकता है, अगर नहीं लिखवाया तो लिच्छवी अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए, सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग नाम था चेतक। प्रसन्नजीत की बहन कौशल देवी, चेतक जो लिच्छवी का किंग था उसकी बहन चेलेना, ये दो अलग अलग थे। एक वैदेशा का किंग था, उसकी बेटी थी। तो वो दो इंपॉर्टेंट नाम उनके फादर या उनके भाई के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, सिर्फ वाइफ के नजरिए से आपको लिए इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द वाइफ ऑफ बिंबिसार। तो इस सर तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हेलो, तो बोलिए फर्स्ट बोलिए। रिपब्लिक कौन है, लिच्छवी है कि वज्जी है फिर? वज्जी वज्जी, तो ये वो कौन तो है फिर वज्जी ही लिच्छवी? रहेगा, है ना। तो ये क्या है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वाइफ ऑफ बिंबिसार, तो उसमें आपको टिक मार्क करने में ये आसानी होगा। तो ये 4 वाइफ, और इस 4 में से 2 के जो भाई हैं वो चूंकि बहुत आक्रामक थे, इस कारण से उसने मैरिज अलायंस किया था, तो उन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, चेतक लिच्छवी और प्रसन्नजीत आपके कौशल, दोनों का नाम लिखें। और जहां पे आपने हरण्यक डायनेस्टी लिखा मगध इंपायर में बुलेट पॉइंट में, उसकी कैपिटल टॉप में ही लिखें कि हरण्यक अगर डायनेस्टी थी तो उसकी कैपिटल कहां थी उस समय। तो बिंबिसार ने जिस जगह को अपना कैपिटल बनाया था वो जगह था आपका राजगीर, तो राजगीर को अपना कैपिटल लिखें। बाद में इसके आने वाले जो इसके शासक थे, जैसे उदयन या फिर इसके आने वाला शासक, उसने फिर कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बट अभी आप लिखें कैपिटल राजगीर। एंड फिर से बोल रहा हूं, हरण्यक वंश में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बिंबिसार का डॉक्टर था, मतलब बिंबिसार का जो अगर कोर्ट था तो उस कोर्ट में उसका एक बहुत खास, जिसे आप कहते हैं, जो कहते हैं ना, अकबर के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। 9 मतलब 9 वैसे बड़े नाम जो हमेशा उसको असिस्ट करने का काम करते थे। उसी तरह बिंबिसार के दरबार में उसका एक वैद्य रहता था, जिसे आज हम डॉक्टर कहते हैं, उसका एक वैद्य रहता था। उस वैद्य का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी सीजीएल और टीसीएस अगर एमपीएससी कोई दे रहा होगा उस कड़ी में इस दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी तो बड़ी बात है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंबिसार के क्या हो गया? बिंबिसार का डॉक्टर का नाम था जीवक। इस नाम को भूलने का नहीं। और बिंबिसार ने अपने इस डॉक्टर को जिस जगह भेजा था वो जगह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम से कम ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में कम से कम मैंने जहां तक देखा है 5 टाइम्स पूछा गया है कि जीवक was in the court of which of the following ruler। तो स्पष्ट मैंने बताया है कि जीवक एक डॉक्टर था जो बिंबिसार के दरबार में रहता था, और बिंबिसार ने इस जीवक को, जिस समय उसका एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड था अवंती का,
अवंती वो नाम है जो महाजनपद में मैंने बताया था कि अवंती एक महाजनपद है और उसकी कैपिटल कहाँ है, तो उज्जैन है। तो जिस समय अवंती का किंग कहीं लड़ाई कर रहा था और उस लड़ाई के क्रम में उस पर कुछ अटैक हुआ, उस अटैक के बाद उसका दुर्घटना हुआ, तो उसे ठीक करने के लिए अवंती किंग के लिए बिंबिसार ने अपने इस डॉक्टर जीवक को कहां भेजा था, अवंती भेजा था। अवंती अगर आपके क्वेश्चन में नहीं है तो फिर, या फिर आपके ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप उज्जैन पे टिक मार्क करेंगे, क्योंकि द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपद वाज उज्जैन। तो लिखें बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन, लिख लें आप, मैं वर्बल आपको बोल रहा हूं। बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन जीवक, बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन जीवक टू अवंती, अवंती ब्रैकेट में लिखिए उज्जैन, क्योंकि अवंती कैपिटल जो है वो उज्जैन है। बिंबिसार सेंट हिज फिजिशियन जीवक टू उज्जैन when Avanti king was found ill। बिंबिसार, जीवक और अवंती, यही थे बिंबिसार की कहानी। अगर इतनी बात आप बिंबिसार में जानते हैं तो फिर काफी है। लेकिन फिर से यहाँ पे दो नाम में मैं आपको अंतर बताना चाहूंगा, वो नाम है बिंबिसार और बिंदुसार का। तो दोनों अलग अलग राजा हैं, दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, ना कि एक ही डायनेस्टी से दोनों बिलोंग करते हैं। बिंबिसार आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके मगध अंपायर के पहले डायनेस्टी हरण्यक वंश के क्या थे, तो फाउंडर थे। वेराज बिंदुसार आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट क्लास में जब हम मौर्य वंश की बात करेंगे तो फिर वहां पे मौर्य वंश के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बीच में हम उस बिंदुसार की बात करेंगे, क्योंकि अशोक के फादर का नाम बिंदुसार था। अभी हम बिंबिसार पे खड़े हैं, इसको आप लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। और जब लिख ले तो फटाफट मेरे को बताए भी, सर डन डन। ओके गुड गुड। आज घाटकों पर क्या हुआ, तुम्हारी आवाज धीमी है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नहीं नहीं सर, नहीं धीमी नहीं है सर, ठीक है ना? सर गले में प्रॉब्लम है। हाँ सर। ओके चलिए अभी हम चलेंगे इस बिंबिसार का हत्या। मैंने पहले ही बताया है कि बिंबिसार 544 में इस हरण्यक वंश का एस्टैब्लिशमेंट किया और अपनी कैपिटल राजगीर बनाया। बनाने के बाद इसने क्या किए, तो इसने मैरिज अलायंस के तहत अलग अलग शादियां की। 4 शादियां उसने की। चेलेना के साथ उसने शादी की जो चेतक की बहन थी, उसने कौशल देवी के साथ शादी की जो प्रसेनजीत की बहन थी, है ना। उसने खेमा के साथ शादी की, उसने वैदेही के साथ शादी की और इसकी हत्या इसी के बेटे ने की। उस बेटे का नाम था अजात शत्रु। ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं। अजात शत्रु का नाम मैंने आज के क्लास के पहले भी आपको बौद्ध रिलीजन में बताया था, और संभवतः जब हम बौद्ध रिलीजन खत्म कर रहे थे और वहां पे बौद्ध काउंसिल की बात कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि 4 बौद्ध काउंसिल हुए थे, 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी एंड 98 एडी। इस 4 में से पहला जो आपका बौद्ध काउंसिल हुआ था, वो जिस राजा के संरक्षण में हुआ था, वो राजा वही था जिसने बिंबिसार अपने पिता का कत्ल किया था, जिसका नाम था अजात शत्रु। इस अजात शत्रु के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ आपको 2 बात जाननी है कि अजात शत्रु हरण्यक वंश का क्या था, तो रूलर था। अपने ही फादर का उसने एसेसिनेशन किया, अपने ही फादर बिंबिसार को उसने मारा था। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर रेलवे एग्जामिनेशन, ये बेसिकली इसने 2 बड़े चीजों का एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। वॉर की टेक्निक थी वो, और ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन पूछा हुआ है ना। जैसे गुरिल्ला वार कौन से राजा ने इंट्रोड्यूस किया अपने वॉर में, ये बताऊंगा जिस समय हम मिडाइवल हिस्ट्री पे चलेंगे। बट आज हम
अजातशत्रु में खड़े हैं। अजातशत्रु के उस 2 वॉर टेक्निक की बात हम कर रहे हैं जो आपके रेलवे एग्जामिनेशन का मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। एसएससी में भी ये पूछा जा सकता है, संभवतः एमपीएससी या पीसीएस लेवल के स्तर में नहीं पूछा जाएगा, बट कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है। वो है रथ मूसल और महासील कंटक। कहेंगे सर ये क्या होता है, ये तो अजूबा लग रहा है, रथ मूसल क्या होता है और महासील कंटक क्या होता है? अरे वो मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी कटप्पा वाली, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बाहुबली। यस, उस बाहुबली में आपने संभवतः देखा होगा कि वो पत्थर फेंकता है, देखा है ना, पत्थर, बहुत बड़ा सा पत्थर वो फेंकता है, वो डायरेक्ट आता है। आज आप लोगों की आवाज मुझे क्यों नहीं स्पष्ट आ रही है, मुझे मालूम नहीं चल रहा है। तो महासील कंटक जो था वो पत्थर फेंकने वाली क्या थी, तो आपकी एक टेक्निक थी। वो आपके एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा कि पत्थर किससे फेंकते थे, बट आपके कंसेप्ट के लिए बता देता हूं कि जो आपने बाहुबली में देखा कि बड़ा सा गोल चट्टान वो फेंका जा रहा है और बहुत दूर तक वो जाता है, वो था आपका महासील कंटक। और दूसरा था रथ मूसल। रथ मूसल नाम से तो आपको लग रहा होगा रथ है मतलब घोड़े से चलता होगा, यस वो रथ ही था, बट उसके पहिए में ब्लेड लगा होता था, ब्लेड है। तो जहां जहां जाता था तो आपस में मतलब नजदीक कोई नहीं आ पाते थे क्योंकि उसमें ब्लेड लगा हुआ था। तो ये जो 2 नए वॉर टेक्निक है, इसका शुरुआत जिस हरण्यक वंश के दूसरे शासक ने किया उसका नाम था अजातशत्रु। इस अजातशत्रु के परिप्रेक्ष्य में 2 बातें हमने बताई है, अपने फादर बिंबिसार को मारा और पहले बौद्ध काउंसिल का वो क्या था, तो उसमें किंग था, और 2 नए वॉर टेक्निक महासील कंटक एंड रथ मूसल। इतनी बात मैं लिखूंगा, आप भी इस बातों को दोहराएं। नाम AJAT, अजात, SATRU, अजातशत्रु, है ना। पहली बात, assassinated his father and took over kingdomship, took over kingdomship, अपने फादर को मारा और गद्दी पे अपना अधिपत्य जमाया। he was the king while first बौद्ध काउंसिल एट, कब, कौन से साल में, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल कब हुआ? 483 BC. Yes, he was the king while first Bauddha council at 483 Rajgir was going on. Third, he introduced 2 new war technique रथ मूसला, अंत में ए ऐसे ही फोकट में लगाते हैं, और महासील कंटक। देखिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो मैं किसी भी कंडीशन में कैपिटल में नहीं लिखता रथ मूसल एंड महासील कंटक। आप अपने समझ के लिए, समझदारी के लिए, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको याद रहे, आप लिख भी सकते हैं अपने शब्द में, हिंदी में लिखें, मराठी में लिखें, है ना। रथ मूसल ब्लेड बेस था, पत्ती लगी हुई थी उसके चक्के में, और महासील कंटक जो था वो स्टोन को फेंकने का क्या था, तो टेक्निक था। उसको आप लिख लीजिए सो दैट इंटरेस्टिंग भी रहेगा। जब भी आप अपने नोटबुक को खोलिएगा आपको ऑटोमेटिक याद आएगा कि सर ने बाहुबली की कहानियों के साथ इसका नाम बताया था। तो रत्ना मुसाल को क्या बोलते हैं? रथ मूसल नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, रथ मूसल नहीं बोलते हैं। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? अपने भाषा में
अपने भाषा में नहीं याद रखने का भाई, किसी इतिहास की भाषा में याद रखने का। समझने के लिए हमने समझा दिया है कि वो रथ मुसल का यूज कहां था, है ना, या फिर वो जो टेक्निक था वो किस चीज के लिए हम यूज करते थे, और महाशील कंटक का यूज हम कहां पे करते थे। बट इतिहास की भाषा, इतिहास के पन्ने ने जिसका नाम लिखा है वही आपको याद करना पड़ेगा, महाशील कंटक एंड रथ मूसल। ठीक है, एक और बात वो बताने की भी संभवतः जरूरत नहीं है, ये फॉलोअर किसका होगा, बौद्ध का होगा कि जैन का होगा? जैन। हाँ? जैन। जैन। अब पूरी कहानी खत्म हो गई। और बौद्ध का होगा सर। अरे इसके समय में राजगीर में अगर बौद्ध काउंसिल हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बौद्ध का होगा। इसका फादर जैन का था तो ये भी जैन मानेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये फॉलोअर किसका होगा, बौद्ध रिलीजन का होगा। तो लिखें फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन। फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन। चलो आगे। हाँ सर चलो। देखिए, अजात शत्रु के बाद उसका बेटा गद्दी में बैठा। अजात शत्रु के बाद उसका बेटा गद्दी में बैठा। उस बेटे का नाम था उदयन। एमपीएससी वाले, पीसीएस लेवल के स्तर वाले और एसएससी वाले ध्यान से सुने। उदयन ही वो शासक था जिसने पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की, जो आज के बिहार के कैपिटल पटना के नाम से हम जानते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, उदयन एक शासक था। वो शासक आपके अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु क्या था, तो आपके उदयन क्या था, उसने पाटलिपुत्रा शहर की नींव रखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमपीएससी एग्जाम, मतलब दैट इज पीसीएस एग्जामिनेशन एंड एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, है ना। लिखें उदयन। उदयन, वाई यू यू ऐसा लिखते हैं, यू डी ए वाई आई एन, उदयन। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा। और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, फिर भी याद करने की करीब में आपके लिए अच्छा होगा कि पटना शहर की स्थापना किसने की, उदयन। लिखें पटना शहर उदयन। पटना शहर उदयन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा, आपसे पूछा जाए, यही वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरण्यक वंश का कैपिटल कहां था, आंसर आप क्या दीजिएगा? राजगीर सर। राजगीर, करेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ हरण्यक डायनेस्टी, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ हरण्यक डायनेस्टी, आंसर विल बी राजगीर ओनली। बट ये आपके क्वेश्चन संभवतः कभी नहीं पूछे गए और कभी नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाता है, हु ऑफ द फॉलोइंग हरण्यक रूलर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। यही क्वेश्चन जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में आपके कंप्यूटर पर देखने को मिलेगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ मगध। अगर हरण्यक नहीं है, ध्यान से सुने क्वेश्चन कैसे घुमाता है और कैसे हम घूम जाते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर, ऑप्शन में चाहे तो हरण्यक हो सकता है या फिर मगध हो सकता है, क्योंकि मगध का पहला डायनेस्टी ही हरण्यक से शुरुआत होता है। तो दोनों में से कोई भी बोले, पूछा जाए कि हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ट्रांसफर वर्ड होना चाहिए, ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। आंख बंद कीजिएगा
और इस शख्स का नाम लगाइएगा जिस शख्स ने उसी शहर का नींव रखा था और आज वो बिहार की कैपिटल है। उस शख्स का नाम था उदयन। तो लिखें ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल, ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ डायनेस्टी फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। यह आपने वर्ड में लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ मगध और हरण्यक फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। ये 3 नाम हमने लिखे हैं। इस 3 नाम से क्या समझ पा रहे हैं आप? हमने लिखा है अनिरुद्ध, हमने लिखा है मुंडा और हमने लिखा है आपके लिए नंदीवर्धन। ये तीनों आपके उदयन के बेटे हैं। तो लिखें सन ऑफ उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा एंड नंदीवर्धन। उदयन में 3 बातें हमें जाननी है। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी, सेकंड ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ Haranyak dynasty from Rajgir to Patliputra, which is most important. And third, the 3 son of Udayan are as follows: Anirudh, Munda and Nandivardhan. एक मिनट, एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप ओवररूल कीजिए। अनिरुद्ध, मुंडा एंड नाग दशक, सॉरी नाग DASAK, नाग दशक, मुंडा एंड अनिरुद्ध, नॉट नंदीवर्धन। नंदीवर्धन वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। उसको था ओवररूल कीजिए, ओवरराइट कीजिए जहां पे आपने लिखा है। यहां तक डन? यस सर। यस। अनिरुद्ध में ऐसी कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मुंडा में भी कुछ नहीं है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बट नाग दशक का मंत्री था, मंत्री आप कहें या सेनापति कहें, क्योंकि नाग दशक मतलब उदयन के जाने के बाद भोग विलासी वाले ये सब राजा थे। सम्राट से कुछ मतलब नहीं। साम्राज्य के अंदर बहुत सारे लोग आपस में ही लड़ने लगे, चोरी ज्यादा होने लगी, तो लोग इन्हें पसंद नहीं करने लगे। इसका फायदा उठाया, किसने उठाया? इस नाग दशक के बेटे ने, नाग दशक के मंत्री ने उठाया। अब नाग दशक के मंत्री का नाम क्या था? तो इसके मंत्री का नाम था शिशुनाग। फिर से बोलता हूं, बिंबिसार के बेटे का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटे का नाम उदयन, उदयन के बेटे का नाम चाहे वो अनिरुद्ध हो, मुंडा हो या नाग दशक हो। लेकिन अभी बात क्यों आ रही है मंत्री का? क्योंकि संभवतः ये वंश खत्म हो रहा है और हम अगले वंश की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब इसका कोई बेटा, मतलब उसका जिक्र आपके इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलता है। नाग दशक का सेनापति नाम शिशुनाग। शिशुनाग ने मौके का फायदा उठाया और नाग दशक को साफ कर दिया। साफ करने के बाद उसने एस्टैब्लिश किया जिस एम्पायर को, वो अपने ही नाम से वो एम्पायर जाना गया। और चूंकि वो शिशुनाग था, इस कारण से दूसरी जिस वंश की हम बात करने वाले हैं वो है आपका शिशुनाग डायनेस्टी। तो यहां पे इस वंश में, हरण्यक वंश में एक पॉइंट आप जरूर ऐड करें। क्या ऐड करेंगे? नाग दशक, नाग दशक was killed by शिशुनाग, and established शिशुनाग डायनेस्टी। एक लास्ट पॉइंट ऐड करें हरण्यक वंश में कि नाग दशक को उसके सेनापति
शिशुनाग ने मारा और एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम हमने शिशुनाग डायनेस्टी दिया है। डन? Yes, sir. हाँ यस। सर। ध्यान से सुने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। 2 मिनट के अंदर आपके पास हरण्यक वंश जो है वो छप के आपके सामने आना चाहिए। क्या हमने बताया? तो हमने बताया कि मगध वंश 16 महाजनपदों में हर एक महाजनपद में आपस में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी। सबसे तेजी से साथ निकल के जो महाजनपद सबसे आगे आया उसका नाम था मगध। और इस मगध के अंदर जिस पहले वंश की स्थापना हमने की है वो उसका नाम था हरण्यक वंश। इस हरण्यक वंश में अभी तक हमने आपको 3 और 3 मतलब कहने का मतलब 6 शासकों का नाम बताया है। एक का नाम सबसे पहले बताया बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। फिर ये 3 क्रमबद्ध शासक थे, हर एक ने अपने फादर का एसेसिनेशन किया और गद्दी बैठा। उदयन के 3 बेटे थे और उस 3 में से एक का नाम था आपका, इधर हमने लिखा, अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडा और उसके बाद नागदशक। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरण्यक डायनेस्टी। बिंबिसार ने मैरिज अलायंस के तहत लिच्छवी को अपने साथ मिलाया, कौशल को अपने साथ मिलाया, है ना। उसने वैदेही का जो वैदिक वंश था उसको अपने साथ मिलाया। कहने का मतलब 4 शादियां उसने की थी, है ना। प्रसन्नजीत का नाम हमने आपको बताया था और हमने आपको एक और इंपॉर्टेंट नाम बताया था जो नाम उसके डॉक्टर के रूप में उसके दरबार में रहता था। उसे उसने उज्जैन अवंती का किंग जब बीमार पड़ा था तो उसके इलाज के लिए भेजा था। उस डॉक्टर का नाम हमने कैपिटल में देखा है, नाम था जीवक, JIVAK। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, छोटी एग्जाम हो बड़ी एग्जाम हो किसी भी तरीके की किसी भी लेवल की एग्जामिनेशन हो, जीवक का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जीवक किसके कोर्ट में किसके दरबार में फिजिशियन। ये भी पूछा जा सकता है कि जीवक वॉज, है ना, पूछा जाएगा कि ही वॉज ए कारपेंटर, ही वॉज ए फिजिशियन, ही वॉज ए एस्ट्रोलॉजर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जीवक एक फिजिशियन था, बिंबिसार के दरबार में था, बिंबिसार ने उसे अवंती भेजा था। अवंती अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो उज्जैन पे आप टिक मार्क करेंगे। और बिंबिसार ने अपनी कैपिटल, हरण्यक वंश की कैपिटल बनाई थी राजगीर। इस राजगीर को जिस उसके पोते ने ट्रांसफर किया उसका नाम था उदयन, फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा, क्योंकि यही वो उदयन है जिसने पटना पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की थी। बट इस बिंबिसार और उदयन के बीच में बिंबिसार के बेटे और उदयन के फादर के रूप में अजातशत्रु काम कर रहे थे, जिसका जिक्र मैंने ये किया कि बिंबिसार अगर जैन धर्म को फॉलो करता था तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, क्योंकि यही वो अजातशत्रु है जिसके रीजन में फर्स्ट बौद्ध काउंसिल राजगीर में 483 BC में हुआ था। तो ये एक तो बात हो गई कि फर्स्ट बौद्ध काउंसिल में राजा था, दूसरी बात ये हो गई कि बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट उसकी 2 नए वॉर टेक्निक की बात हमने बताई है। एक का नाम मैंने आपको बताया महाशील कंटक और दूसरे का नाम हमने रथ मूसल के साथ आपको बताए हैं। चाहे वो अनिरुद्ध हो या मुंडा हो या फिर नागदशक हो, इतिहास के पन्नों में सिर्फ नाम के कारण इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट बातें आखिरी के शासकों में है कि नागदशक का सेनापति शिशुनाग ने अपने ही राजा नागदशक को मारकर 413 में एक नए डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट अपने ही नाम से किया और उस डायनेस्टी का नाम हमने शिशुनाग डायनेस्टी के रूप में दिया है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ सर। कितनी दिन तक याद रहेगा? हाँ सर, जाएगा याद। जाएगा याद सर। ठीक है, तुम्हें तो सब याद रहता है। चलो राम्या, आवाज आ रही है क्या मेरी? मृणाली पवार, ये एक नहीं बोलेगा। मृणाली मैडम, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, एनलाइटमेंट मिला था? हाँ मिला था। जिस जगह पर मिला था वो जगह बिहार में है।
आज के दिन में हम उसे बौद्ध गया के नाम से जानते हैं, उस समय उसका नाम क्या था? आपने पढ़ा है बौद्ध धर्म? हाँ पढ़ा है सर। फिर उसका नाम क्या था मैडम? नो आइडिया। दीपक विश्वकर्मा, दीपक आवाज आ रही है? दीपक माइक तो आपने अनम्यूट किया है, लेकिन फिर बोलो तो सही। अभिषेक, आपकी पहली क्लास है? अभिषेक शर्मा, अभिषेक आपकी पहली क्लास है? ये ज्वाइन करके कहीं चले जाते हैं क्या? जी जी सर पहली क्लास है। पहली क्लास से क्या एम है आपका? क्या एम है? अभी तो 2 एग्जाम बाकी है। नहीं नहीं, मैं एम पूछता हूँ, एग्जाम नहीं। सर एम तो अभी एग्जाम देने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अरे एग्जाम देने से पहले लोग एम डिसाइड करता है ना, कि एग्जाम के बाद एम डिसाइड करता है? एम है ना सर। हाँ बताइए ना। सिलेक्शन हो जाए और क्या। क्या है? सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन कहाँ हो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम में। गवर्नमेंट कौन सी एग्जाम? एसएससी और एसएससी। ये भी एक और बाकी है ना, एनटीपीसी। एनटीपीसी। इतना छोटा सा कि एम्स और एसएससी है, उसको इतने बड़े तरीके से बोलने की क्या जरूरत है भाई? पूर्वा, आवाज आ रही है? पूर्वा, हर्षदा गायकवाड़, यस सर। मैडम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था आपने? हाँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन में अर्थक्वेक, भूकंप का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? भूकंप होते थे, हम खेती करते थे, खेत जुते हुए होने का साक्ष्य कहां से मिला है? कच्चे ईंट का साक्ष्य कहां से मिला है? पोर्ट का साक्ष्य कहां से मिला है? कांसे की नर्तकी नटराज की मूर्ति का साक्ष्य कहां से मिला है? पंचतंत्र की किताबें, बच्चों की जो कहानियां होती है, उसकी साक्ष्य कहां से मिली है? चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? नो आइडिया। हाँ, फिर तो इतिहास जो है वो इतिहास बन के रह जाएगा फिर से। अगर ऐसा कंडीशन रहा तो हिस्ट्री एक हिस्ट्री ही रहेगा, वो हिस्ट्री कभी फिर से एग्जामिनेशन में उतर नहीं सकता है, ये अगर कंडीशन रहेगा तो। कम से कम मैं ये कहता हूं कि अगर संडे को संडे मेरी क्लास होती है तो एटलीस्ट आप संडे को भी अपने पेपर को अगर देखेंगे कि सर ने ये पढ़ाया है, सर ने यहाँ पे अंडरलाइन करवाया, सर ने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है ना, यहाँ पे स्ट्रेस दिया, उन चीजों का बुलेट पॉइंट को भी याद करेंगे तो छोटी एग्जाम तो आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, पीसीएस के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है ना, सिर्फ कंटिन्यूसली एफर्ट किया तो पीसीएस भी निकल जाएगा। लेकिन छोटी बड़ी एग्जामिनेशन, ये एसएससी सीजीएल, ये सब जो चिंदी चोर एग्जामिनेशन है, अगर सिर्फ आपने संडे को भी देखा मेरे क्लास से पहले 2 घंटे, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे वो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ाया हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 सिपाही रिवॉल्ट से लेके 1947 जब तक हमें आजादी नहीं मिली, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री जहां से हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से चल के आज प्री मौर्य डायनेस्टी धनानंद नंद वंश तक को हम कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज मैं पहले ही बताता हूं, जनरल स्टडी एक ऐसी सिलेबस है जिसको आपने क्लास के साथ साथ अपने साथ नहीं हो लिया तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ने पढ़ाया क्या था और हम किस सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें, किसका इंटर रिलेशन किस चीज से है। इस कारण से मैं बोलता हूं एटलीस्ट संडे, ठीक है, 7 दिन आप किसी और सब्जेक्ट में रहते हैं, कुछ और भी आपका शेड्यूल हो सकता है, कहीं और आपका हो सकता है कोई काम हो, बट एटलीस्ट बिफोर माई क्लास 2 आवर्स आपने सिर्फ इतना ही देखा कि सर ने पढ़ाया क्या है, बस।
उतना ही काफी होगा आपके जनरल स्टडी के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं। हम बात करेंगे आपके हरण्यक वंश के बाद उस डायनेस्टी की जो प्री मौर्य डायनेस्टी की दूसरी डायनेस्टी थी, जिसका नाम हमने ऑलरेडी आपको बताया 413 में शिशुनाग डायनेस्टी के रूप में हमने दिया है। तो शिशुनाग डायनेस्टी में पहली बात तो यही है कि शिशुनाग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कहां हुआ, तो मगध में हुआ। शिशुनाग वंश का जो एस्टैब्लिशमेंट है या फाउंडर है वो कौन है, तो वही है जो आपके हरण्यक वंश के आखिरी शासक नागदशक को मारने के बाद गद्दी पर बैठा। तो नाग नाम में ही उसके फाउंडर का नाम भी निहित है, वो है शिशुनाग। शिशुनाग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फाउंडर होने को छोड़ के, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बेटा, क्योंकि यही वो उसका बेटा है जिसके समय में सेकंड बौद्ध काउंसिल हुआ था। सेकंड बौद्ध काउंसिल आपके 383 बीसी में हुआ था, जिसका राजा कालाशोक था। तो कालाशोक आपसे पूछा जाए कौन से वंश का, शिशुनाग वंश का। शिशुनाग के बाद कालाशोक आया था, तो शिशुनाग वो वंश है। लिखें पहली बात शिशुनाग में, लिखें शिशुनाग डायनेस्टी। मैं बाद में बोर्ड पे लिखूंगा, बट पहले आप लिखें शिशुनाग डायनेस्टी। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको जहन में लेके चलता हूं। शिशुनाग डायनेस्टी सामने में लिखेंगे उसका ईयर 413 बीसी। शिशुनाग 413 बीसी। कैपिटल लिखें, कैपिटल वैशाली। द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज वैशाली। नेक्स्ट लिखें फाउंडर। नेक्स्ट लिखें फाउंडर। फाउंडर का नाम लिखें शिशुनाग। फाउंडर का नाम लिखें शिशुनाग। एक और फैक्ट इंक्लूड करें, शिशुनाग टुक ओवर, शिशुनाग क्योंकि महाजनपद में ही है ना, शिशुनाग टुक ओवर अवंती महाजनपद। शिशुनाग टुक ओवर अवंती महाजनपद। शिशुनाग डायनेस्टी 413 बीसी। कैपिटल किधर है, कैपिटल वैशाली। वैशाली बिहार। वैशाली। फाउंडर लिखें शिशुनाग। नेक्स्ट लिखें टुक ओवर अवंती महाजनपद। टुक ओवर अवंती महाजनपद। इतनी बात शिशुनाग डायनेस्टी में पहले रूलर के रूप में लिखें। नेक्स्ट लिखें फॉलोअर। कौन सा, बौद्ध रिलीजन। बौद्ध रिलीजन। इतनी बात शिशुनाग के परिप्रेक्ष्य में काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही बात है कि उसका फाउंडर कौन था और कैपिटल कहां पे थी, क्योंकि अभी तक हमने कैपिटल कहां पे देखा, तो अभी तक हमने कैपिटल देखा कि पहले राजगीर था, बाद में उदयन ने उससे क्या किया, तो पाटलिपुत्र किया। ये जब आया तो उसने पाटलिपुत्र को हटा के फिर से वैशाली कर दिया। अभी यहां पर जो लिख रहा हूं दिख रहा है ना, Yes, sir. हाँ सर। कालाशोक प्रिसीडर ऑफ शिशुनाग।
फॉलोअर ऑफ शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कालाशोक गद्दी पे आया। कालाशोक में क्या जाना आपने? तो कालाशोक में आपने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात जाना कि ही वॉज द किंग while second Baudd council was going on। कालाशोक सेकेंड बौद्ध काउंसिल के समय ये राजा था। कैपिटल पाटलिपुत्रा। बस पहले वैशाली, फिर इसके बेटे ने कैपिटल कर दिया कहां पे? वहीं पे जहां पे उदयन ने कैपिटल बनाया था, पाटलिपुत्रा। कालाशोक कैपिटल पाटलिपुत्रा। और आखिरी बात लिखेंगे शिशुनाग में, तो दिख रहा है हाँ सर। लास्ट रूलर नाम नंदी वर्धन। बस काम खत्म शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश में इतनी बात आपको जाननी है कि शिशुनाग वॉज द सेनापति ऑफ नागदशक, जिसकी हत्या करके उसने शिशुनाग वंश का एस्टैब्लिशमेंट 413 में आया था। वैशाली को अपने कैपिटल बनाया और अवंती को अपने साथ मिलाया। बौद्ध धर्म का ये सब क्या थे? तो समका बौद्ध धर्म को ही मानने वाले थे। इनके बेटे का नाम कालाशोक था, जो सेकेंड बौद्ध काउंसिल में क्या थे? तो राजा थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कालाशोक में एक और बात, क्योंकि इसने कैपिटल जो है फिर से वही की जो आपके उदयन ने किया था। एंड लास्ट शिशुनाग रूलर वाज नंदी वर्धन। काम खत्म शिशुनाग डायनेस्टी। देख कितना आसान है, कितना छोटा है, बट छोटे में ही जब एक महीने के बाद आपसे पूछा जाए कालाशोक कौन से वंश का था, तो उस समय तक संभवतः हम इतने वंश पढ़ चुके होंगे, चोल, चाणक्य, राजपूत, गुप्त, मौर्य, कि उसमें लगेगा कि यह कहाँ का है पता ही नहीं चल रहा है ना। तो थोड़ा सा अंतर बना के आपको रखना पड़ेगा कि हमने अनिरुद्ध को देखा है, हमने मुंडा को देखा है, हमने नागदशक को देखा है, हमने उदयन को देखा है, हमने अजातशत्रु को देखा, हमने बिंबिसार को देखा है, वो सब हमने हरिनेक में देखा था। हमने यहाँ पे शिशुनाग को देखा, उसके बाद उसके बेटे कालाशोक को देखा, उसके बाद उस बेटे को देखा जिस बेटे के साथ शिशुनाग वंश के उस डायनेस्टी का खात्मा हो गया, नाम नंदी वर्धन। दिस इज ऑल अबाउट योर शिशुनाग डायनेस्टी। 2 मिनट में लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। 2 मिनट वेट भी करें। हो गया। हाँ रुको रुको, तो पानी का सेवन कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ आपके साथ। डन? Yes, sir. संभवतः हम अपने प्री मौर्य और आज के क्लास के आखिरी की इकाई पे खड़े हैं। मैंने पहले बताया था कि प्री मौर्य में 3 डायनेस्टी को हमें देखना है। हमने अभी तक 3 में से 2 डायनेस्टी को देखा है, उसके इंपॉर्टेंट रूलर और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की अभी तक हमने आपके साथ बातें की है, चाहे वो हरिनेक डायनेस्टी पहला हो या फिर शिशुनाग डायनेस्टी दूसरा हो। क्रम में इसके बाद तीसरी डायनेस्टी का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश को आप ये कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार के नीति से ये सबसे बड़ी वंश थी। मतलब अभी तक अगर किसी ने एक महाजनपद को अपने साथ मिलाया, 2 महाजनपदों को साथ मिलाया, तो ये जो नंद वंश है उसने सारे महाजनपदों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। तो साम्राज्य विस्तार के अगर आप नजरिए से देखते हैं तो नंद सबसे बड़ी आपकी, मतलब मौर्य से पहले इस तीनों में सबसे बड़ी आपकी साम्राज्य विस्तार के नीति से आपकी डायनेस्टी रही।
इस नंद वंश का जो फाउंडर था, उस फाउंडर का नाम था महापद्म नंद। तो महापद्म नंद आ गया। इस महापद्म नंद ने जितने भी आपके महाजनपद थे, जितने भी क्षत्रिय आपके क्या थे, राजपूताना शासक थे, सबको साफ कर दिया। इसे इतिहास के पन्ने जिस नाम से याद रखते हैं, वो नाम आपके आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है। फिर से बोल रहा हूं, आज के क्लास की सबसे बड़ी बात, वो नाम है आपके महापद्म नंद ने कौन सा टाइटल लिया था। उस टाइटल का नाम था एकराट। एकराट का मतलब है क्षत्रिय विनाशक। क्षत्रिय विनाशक का मतलब यह है कि जितने भी महाजनपद थे सबको साफ करके सबको अपने अधीन कर लिया, साम्राज्य विस्तार किया। महापद्म नंद चले गए। नंद हमने नंद वंश, इसमें इसका अंश भी हमने बोला कि एक तो इसका टाइटल नंद था और इसमें 9 राजा थे। महापद्म, उसके बाद उसके 8 बेटे, और 8 में से 7 तो ऐसे बेटे थे जिसका नाम भी आप अगर नहीं भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर 9 नाम, तो 8 नाम तो मैं लिखूंगा आपके बोर्ड पे, लेकिन उस 8 में से अगर पीसीएस और यूपीएससी लेवल की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आखिरी के नाम को आप याद करेंगे फॉर एसएससी एंड रेलवे। बट आप अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये 8 के 8 नाम, इंक्लूडिंग उसके फादर महापद्म का नाम, चूंकि नंद में 9 राजा थे, 9 वंश का 9 राजाओं का नाम आपको याद करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कि इस नंद वंश में एक ऐसी फैक्ट है जो आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है, उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। वो ये है कि महापद्म नंद ने कौन सा टाइटल लिया था। उस टाइटल का नाम था एकराट। एकराट का मतलब है क्षत्रिय विनाशक है। टाइटल का मतलब क्या है, जैसे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे ना, इनको महात्मा का टाइटल किसी और व्यक्ति ने दिया है ना। नेताजी, नेताजी का नाम नहीं था, सुभाष चंद्र बोस था, तो नेताजी का टाइटल किसी और व्यक्ति ने दिया है, दिस इज कॉल्ड टाइटल। वैसे ही एकराट का उपाधि इस महापद्म नंद को दिया गया है। महापद्म नंद के बाद 8 बेटे, 7 किसी काम के नहीं, 8वां सिर्फ एक काम के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसका जो हत्या है आपकी जिस व्यक्ति ने किया, वो व्यक्ति आगे चल के मौर्य वंश का फाउंडर बना, और उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध हुआ, जो युद्ध नंद वंश के आखिरी शासक के साथ लड़ा गया था। वो ईयर था 323 बीसी। 323 ईसा पूर्व में धनानंद को साफ करने के बाद जिस वंशानुगत पहले एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उस एम्पायर का नाम था मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, और उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन बातों को हमें 1 बाय 1 करके लिखना है। छोटी सी बात है, और छोटी सी बात के बाद आपकी ये प्री मौर्य की पूरी कहानी आपके साथ खत्म हो जाएगी। तो लिखें नंद डायनेस्टी। नंद, NAND, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में पहली बात क्या लिखेंगे, तो फाउंडर। क्या नाम होगा फाउंडर का? फाउंडर का नाम क्या है? फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी क्या है? महापद्म। हाँ, इतना देर, 20 में से एक आवाज आएगी। महापद्म नंद लिखें, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नंद वंश के फाउंडर का नाम महापद्म नंद। सर आपका स्क्रीन ही छोटा दिख रहा है सर। अच्छा, एक मिनट, क्योंकि कैसे छोटा हो गया? आपका म्यूट ऑफ है और दूसरे का म्यूट ऑन है, इसकी वजह से सर। नहीं, स्क्रीन छोटा नहीं दिखेगा, आप उसमें जाके पिन टू वीडियो कीजिए, स्क्रीन बड़ा दिखेगा। पिन टू वीडियो करो ऊपर जाके। सर बड़ा दिख आवाज रहा आ है, रही है? हाँ, दिख रहा है बड़ा स्क्रीन। जो अभी विवेक आप बोल रहे थे क्या? हाँ सर, हाँ सर। विवेक, ऊपर में जहां पर मेरा बोर्ड दिख रहा है ना आपको छोटा सा, हाँ। वहां पे आपके पास एक एरो बना हुआ है, उस एरो पे क्लिक करो, वहां पे ऑप्शन आएंगे पिन टू वीडियो का, पिन टू वीडियो करो।
हाँ हुआ सर, हुआ हुआ। है ओके ना? सर। अभी कांस्टेंट मेरी ही बोर्ड आपको दिखेगी, ठीक है? यस सर, यस सर। पहली क्लास है क्या आपकी? यस सर, आज फर्स्ट डे। ओके, ठीक है, अगले क्लास से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली क्लास में तो समझने में चला जाएगा कि ये महापुरुष जो सामने में भाषण दे रहा है कि है कौन। यस है सर, ये? नहीं मिस ने मुझे 5 o'clock बोला था और ये क्लास तो 4 o'clock से शुरू हो गई, इसकी वजह से सर। क्या क्या आपकी एग्जाम कौन सी आप तैयारी कर रहे हैं? एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। अच्छा, सब एग्जाम जिधर यस, जुगाड़ मिले उधर चले जाना है। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, मैं भी उसे ही किया करता था। वेरी गुड, चलो। क्या बताया मैंने, भूल भी गया कि कहाँ पे थे हम। नंबर आने। अदर नेम और दूसरा टाइटल। टाइटल क्या था? एक रात। एक एक रात। रात, एक रात। एक साम्राज्य, बाकी कोई नहीं। टाइटल एक रात। और जो अदर नेम था वो था उग्रसेन। नाम में ही लगता है इतना उग्र होगा, एक्चुअली में यही उग्र था। जितने भी महाजनपद थे उसने सबको अपने साथ मिलाया था। तो उग्रसेन वॉज द अदर नेम एंड एकराट वॉज द टाइटल। दूसरा क्या जानना है आपको? तो दूसरा ये जानना है कि इसके कितने बच्चे? 8। तो मुझे लगता है ये नंदवंश में सिर्फ बच्चे वाला ही काम किया था। 8 बच्चे, तो सिर्फ 8 का नाम आपको जानना है। 8 में से 7 का नाम रेलवे और एसएससी वाले, फिर से बोलता हूं, अननेसेसरी अपने फैक्ट को बर्डन मत बनाइएगा, है ना? जहां पे एक्सक्लूड होता है मैं एक्सक्लूड कर देता हूं। तो रेलवे एसएससी वाले ये 7 नाम को लिखे भी मत और सुने भी मत। बट जो पीसीएस वाले हैं उनके लिए ये 7 नाम इंपॉर्टेंट है। वो नाम एक एक करके हम देखने की कोशिश आपके साथ करेंगे कि वो 7 नाम क्या है। पहला नाम है पानकुड, PANKUD। दूसरा नाम है पांडुगति। मुझे भी याद एक हो सकता है, एक दो नहीं हो। पांडुगति। तीसरा है पानकुड पांडुगति भूतपाल, BHUT, भूतपाल। पानकुट, पांडुगति, भूतपाल। उसके बाद है एक राष्ट्रपाल, राष्ट्रपाल। उसके बाद है योगी, योगी, योगी सानक। संभवतः यही है, योगी सानक, राष्ट्रपाल, भूतपाल, पांडुगति। कितने हो गए? 3 4 5 हो गए। एक सबसे आखिरी वाला पहले लिखो, धनानंद, धनानंद। तो होगा कितने? 6। उसके बाद कौन सा है? 10 सिद्धक। ये 10 सिद्धक। क्या वर्थ? एसएससी रेलवे वाले इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। यस, ओके। और अंत में जो नाम है वो सब याद करेंगे, वो बड़ी एग्जाम्सन हो छोटी एग्जाम्सन हो। धनानंद का नाम, पहला नाम मैं बोलता हूं, पानकुक, पांडुक भी लिखे तो भी चलेगा, पांडुगति। उसके बाद है भूतपाल, फिर राष्ट्रपाल, फिर योगी सन। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। सर मेरे को याद करना पड़ेगा ये नाम। हाँ, मेरे को याद करना पड़ेगा ये नाम। रेलवे एसएससी याद करने की जरूरत नहीं है। सर मैं एमटीएस में हूँ। क्या है आप? एमटीएस। हाँ हाँ, याद करना पड़ेगा, आपके लिए सब चीज छोटे हैं। आपको तो बहुत याद करना पड़ेगा बॉस।
चलो आगे। हाँ सर। यस, लास्ट लाइन ध्यान से देखें। धनानंद was assassinated by founder of, ये दिख रहा है क्या बोर्ड पे लिख रहा हूं? Yes, sir. हाँ सर। Dhananand was assassinated by founder of मौर्य डायनेस्टी। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कब? 323 BC। लिखें लास्ट लाइन। धनानंद वॉज द सन ऑफ, जो भी था आपका, धनानंद आखिरी सन था आपके इसका महापद्मन था, जिसका हत्या फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाले के फाउंडर ने किया था। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। 323 BC, 323 BC। ठीक है, हाँ सर। लिखा आप लोगों ने? हाँ सर, लिख लिया। यस सर। यस, सुने अभी ध्यान से। ये 323 ईसा पूर्व तक की कहानियां हैं, लेकिन इस 323 ईसा पूर्व पहुंचने से पहले 3 साल पहले एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी था। वो यूरोप का था। उसका नाम था अलेक्जेंडर। हिंदी में हम उसे सिकंदर कहते हैं। तो अलेक्जेंडर जब यूनान या फिर आप कहें ईरान या फारस है ना, इन सब पे उसने आधिपत्य जमा लिया। मतलब सबको चाहे तो अपने साथ मिला लिया या फिर साफ कर दिया। ईरान साफ करते करते वो इंडिया में प्रवेश कर रहा था कि उसे मगध तक पहुंचना है। मगध पहुंचना होता तो किससे लड़ाई करनी पड़ती? धनानंद से लड़ाई करनी पड़ती। लेकिन जब इंडिया में प्रवेश करने का उसने सोचा, उसी समय, चूंकि इंडिया उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय वो एक नदी क्रॉस कर रहा था। उस नदी का नाम था झेलम। फिर से बोलता हूं, कान खोल के सुने। सिकंदर झेलम नदी क्रॉस कर रहा था। मगध तक पहुंचना उसका एम था। लेकिन मगध पहुंचने से पहले ही सिकंदर का रास्ता जिस व्यक्ति ने बहुत ही सहम साहस के साथ रोका, उसका नाम था पोरस। नाम क्या था? पोरस। पोरस। और वो युद्ध जिस समय हुई थी, वो ईयर था 326 BC। सिकंदर और पोरस के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुई। अलेक्जेंडर का नाम इतिहास के पन्ने ये कह के बताते हैं कि अलेक्जेंडर की जो समुद्री सेना थी, जो आपका नौसेना था, वो बहुत ज्यादा क्या था, तो ताकतवर था। निकला था वो 20,000 सैनिक को लेके, लेकिन इतने जगह उसने आक्रमण किए कि भारत तक पहुंचते पहुंचते उसके पास 1.5 लाख सैनिक थे। मतलब जहां जहां उसने अपना आधिपत्य जमाया या एसोसिएट किया, उसके सैनिक इसके साथ हो लिए। भारत तक पहुंचते पहुंचते 1.5 लाख सैनिक हो गए, जिसका रास्ता मगध से आने से पहले झेलम नदी के तट पे जिस व्यक्ति ने रोका, उसका नाम था पोरस। अदरवाइज तो पोरस जीतने वाला नहीं था। लेकिन सिकंदर के उस झेलम नदी, झेलम अभी आपके पाकिस्तान का पार्ट है, झेलम चिनाब ये सब पाकिस्तान का पार्ट है। झेलम क्रॉस करने के बाद झेलम नदी में आ गई बाढ़। बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, सिकंदर जो है वो अंदर से टूट सा गया। यूरोपियन इतिहासकार ये कहते हैं कि इस युद्ध में सिकंदर विजय हुआ। यूरोपियन इतिहासकार ये कहते हैं। भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि इस युद्ध में युद्ध तो हुआ, बट सिकंदर जीता नहीं, है ना। इन सिकंदर और पोरस के बीच में संधि हो गई। तो अलग अलग देश अपने इतिहास को मजबूत करने के लिए अलग अलग काम कहते हैं। बट ओवरऑल जो व्यू है वो ये है कि पोरस ने इतना ज्यादा
आक्रमण से उस सिकंदर का मुकाबला किया कि सिकंदर जीतने के बावजूद भी इस पूरे साम्राज्य को पोरस के हवाले करके वापस चला गया। मतलब पोरस सिकंदर फिर वापस इंडिया में मगध के साथ उसने युद्ध नहीं किया, क्योंकि पोरस के साथ जब उसने युद्ध किया उसे ऐसा लगा कि ये बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है और उसको फिर से उसने वो साम्राज्य वापस सौंप दिया। सम्राट सौंपा नहीं सौंपा, जीता नहीं जीता, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। बट एक युद्ध को आपको भूलना नहीं है, हिंदी में हम इसे 326 ईसा पूर्व की झेलम की युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर झेलम आपके चॉइस में नहीं है, गो विथ द वॉर ऑफ हाइडेस्पस। हाइडेस्पस का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है? सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया है। ये सिर्फ मैं कहानियां सुना रहा हूं बोर्ड पे। इस सिकंदर और पोरस की बात यूनानी और ईरान के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम मौर्य वंश के पहुंचने से पहले नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करेंगे। लेकिन एक मुखड़ा हमने आपको सिकंदर और पोरस का आज जरूर दिया है, क्योंकि संभवतः यहीं से हमारे नेक्स्ट क्लास की आपकी शुरुआत होगी, जिसमें हम बात करेंगे 326 ईसा पूर्व की द वॉर ऑफ हाइडेस्पस इन बिटवीन सिकंदर एंड पोरस, जिसे हिंदी में हमने झेलम या विस्तता का युद्ध के नाम से भी हमने जाना है। आज के क्लास को खत्म करने से पहले हमने अभी तक प्री मौर्य में 3 डायनेस्टी देखा है। एक का नाम था हरण्यक, दूसरे का नाम था शिशुनाग और तीसरे का नाम था नंद। जो इंपॉर्टेंट शासक थे, स्टार्टिंग क्रोनोलॉजी से आप अपने नोटबुक को देखिए। हमने बिंबिसार की बात की, उसके बेटे अजातशत्रु की बात की, उसके बाद उसके बेटे उदयन की बात की, उसके बाद हमने उसके बेटे इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं तो हमने आखिरी वाले बेटे नागदशक की बात की है। उसके बाद जब हम आपके शिशुनाग वंश पे आए थे तो शिशुनाग की हमने बात की, उसके बाद उसके बेटे कलाशोक की हमने बात की, उसके बाद उसके बेटे नंदीवर्धन की हमने बात की है। उसके बाद हम नंद वंश की ओर आए थे, हमने उसमें महापद्मनंद की बात की, हमने उसमें धनानंद की बात की। स्टार्टिंग फ्रॉम हरण्यक डायनेस्टी हमने क्या बोला था? तो हमने ये बोला था कि इस बिंबिसार ने क्या किया, तो अपनी जो कैपिटल थी वो राजगीर बनाई थी, 544 में बनाई थी, और मैरिज अलायंस के तहत उसने अलग अलग महाजनपदों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी। 4 शादियां उसने की थी, चारों का नाम मैंने आपको लिखा है, चाहे वो कौशल देवी हो, चाहे वो चलेना हो, या फिर आपकी वैदेही हो, या फिर एक और था, नाम था ना, क्या नाम था? नाम क्या था? नाम था वैदेही से पहले भी हमने एक नाम बताए थे, नाम था खेमा, है ना। तो ये 4 अलग अलग अलायंस उसने की थी। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु आया। अजातशत्रु के बारे में हमने एक चीज बताया था कि फर्स्ट बौद्ध काउंसिल राजगीर में 483 बीसी में यही हुआ था। महाशिलकंठ और मूसल का यूज उसने किया था। उसके बाद उसके बेटे उदयन के रूप में आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी एग्जामिनेशन रिकॉर्डिंग है, वो ये है कि राजगीर से पाटलिपुत्रा शहर को अपनी कैपिटल बनाने का श्रेय इस उदयन को ही जाता है। और उसके बाद उसके 3 बेटे थे, चाहे वो अनिरुद्ध हो या मुंडक हो या फिर आपका नागदशक हो, ये किसी काम की नहीं थी। नागदशक को उसी के मंत्री ने मारा और शिशुनाग वंश का एस्टैब्लिशमेंट उसने 413 बीसी में किया था। शिशुनाग वंश के आने के बाद उसका बेटा कालाशोक था और कालाशोक के समय सेकंड बौद्ध काउंसिल हुए थे। उसके बाद उसका बेटा नंदीवर्धन था। एक राट की उपाधि महापद नंदी थी। और 323 ईसा पूर्व में धनानंद, जो नंद वंश का आखिरी शासक था, का युद्ध मौर्य वंश के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। धनानंद हारेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जीतेगा, और तभी इसी समय मौर्य वंश का एस्टैब्लिशमेंट चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके इतिहास के पन्ने और एक्चुअल में भी किया था, जिसकी कहानी संभवतः मेरी जुबानी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ होगी। आपके पास कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। काल अशोक किसका, नागशिशु का फॉलोअर था या बेटा था? हाँ, काल अशोक नागशिशु का फॉलोअर था या बेटा था? क्या हो गया? काल अशोक नागशिशु बेटा का होगा ना, follower था या बेटा बेटा भाई बेटा। सर आपने फॉलोअर लिखवाया है। फॉलोअर मतलब बाद में आने वाला, प्रेसिडेंट मतलब पहले, समझे क्या? फॉलोअर मतलब क्या होता है? आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मतलब मेरे बाद है ना, तो फॉलोअर मींस बाद में आने वाला। तो कालाशोक वाज द फॉलोअर ऑफ शिशुनाग, है ना। एक फॉलोअर हो गया जो किस धर्म को उपासना करता था, तो वो हो गया अलग फॉलोअर, वो धर्म के परिप्रेक्ष्य में हो गया, किस धर्म को फॉलो करता था। दूसरा हो गया फॉलोअर और प्रेसिडेंट, मतलब बेटे के बाद उसका बेटा आएगा तो फॉलोअर होगा, लेकिन उस फॉलोअर का वो प्रेसिडेंट होगा, है कि नहीं।
आवाज आ रही है? जिसने पूछा था समझ में आया आपको? अरे आवाज आ रही है क्या? यस यस यस। इतनी ही बात हम आपके जनरल स्टडी की इस क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी शुरुआत आपके वॉर ऑफ हाइडेस्पस के साथ होगी और फिर हम मौर्य साम्राज्य को भी एस्टैब्लिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास बैंकिंग की क्लास आपकी 6 बजे से है। 6 बजे आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना? सर बैंकिंग भी आप ही लोगे? नहीं लूं? बोर्ड लग रहा है क्या भाई आपको? सर नहीं पहला सर, नहीं, मजा आ रहा है स्टार्ट ही नहीं सर। हुआ अभी तक, हाँ? स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरा, तो इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे। अरे बिल्कुल आइए मेरे साथ, टेंशन मत लीजिए, इतना बोर्ड नहीं करता हूं, अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, ओके।